हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, और हमने देखा कि सेल के अंदर तीन खास तरह के फंक्शनल रीजन्स होते हैं, यानी कि तीन खास एरियाज होते हैं जो सेल की वर्किंग में हेल्प करते हैं। वो एरियाज कौन कौन से थे, यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ सेल थे वो हम तीन तरह से उनको क्लासीफाई किए थे। तो वो तीन कंपोनेंट थे, द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम बाद में पढ़ेंगे कुछ देर बाद। अभी फिलहाल हम जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़े थे वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल को कवर करने वाला एक आउटर लेयर है। ठीक है ना, जैसे ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये अदर ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लूइड, एक जेली लाइक फ्लूइड होता था जिसको कि हमने साइटोप्लाज्म कहा था। यहाँ पे सारा फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड को कवर करने वाला जो एक आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये सपोज करें यहाँ पे ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो सेल को कवर करने वाली सेल मेम्ब्रेन। और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ध्यान देना है आपने, ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ठीक है, तो और लिपिड की लेयर है, बीच में उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ओवरऑल ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट में जो एक जेली लाइक फ्लड है, यहाँ पे एक तरह का, एक जेली तरह का एक लिक्विड फिल है जिसमें सारे सेल के अदर पार्ट्स सब इसमें डिप रहते हैं। तो इसको हमने नाम दिया था साइटोप्लाज्म बोला था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इनसाइड जो साइटोप्लाज्म के भीतर जो दिख रहा है फिर वो उसको हमने बोला था न्यूक्लियस। ठीक है ना, आप ये समझ लो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरह से एक दरवाज़ा है सेल के अंदर जाने के लिए। जो दरवाज़ा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए कोई भी मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं और अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो बाहर को आ सकते हैं। जैसे कि इनसाइड से CO2 बाहर को आ सकती है, और आउटसाइड से ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा वो इनसाइड अंदर को जा सकते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं उसको हमने कहा था डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कहा था। तो आज में पहले वही सीखते हैं कि भाई डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है। पहली बात ये है कि भाई मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मेम्ब्रेन में से स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं और जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन में अटक जाते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, गैसेस को पास होने देती है और जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रोक लेती है। ठीक है, और ऐसी मेम्ब्रेन जो लिक्विड्स को या स्मॉल पार्टिकल्स को जाने देती है और बिगर पार्टिकल्स को रोक लेती है, उस तरह की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले हम मेम्ब्रेन को ही समझते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, चलिए एक प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। सपोज करिए हम एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के हम मिड में मेम्ब्रेन रख देते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम जो है एक मेम्ब्रेन को फिट कर देते हैं। तो सपोज करिए कि ये एक मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान देना, हम इस मेम्ब्रेन के एक और सिंपल वाटर यानी कि प्योर H2O, ठीक है ना, प्योर H2O भर देते हैं। अब आपने H2O प्योर भरा है, यानी कि यहाँ पे केवल वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे। इट मीन्स कि जो भी आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे वाटर के ही होंगे। और एक तरफ हम सॉल्टी सॉल्यूशन ले लेते हैं, यानी कि नमक पानी का सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सॉल्टी वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं सॉल्टी वाटर। इट मीन्स कि यहाँ वाटर के साथ सॉल्ट के भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वाटर के बीच बीच में सॉल्ट पार्टिकल या सॉल्ट की जो आयन है, पार्टिकल हैं, वो हमने दिखा देते हैं इनको। ठीक, या आप यहाँ पे सॉल्टी वाटर या शुगर वाटर भी ले सकते हैं आप, यानी कि पानी में अभी कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर दो वो इसी को काम कर लेगा। ठीक है, हमने कल एक प्रोसेस पढ़ा था कि अगर SPM के दोनों ओर दो लिक्विड हों या SPM से कोई चीज़ को ट्रांसफ़र होना हो तो कहाँ से कहाँ को फ्लो होता है सब्सटेंसेस का, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। यानी कि जिस ओर कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से चीज़ें कम कंसनट्रेशन की ओर को फ्लो होती हैं थ्रू SPM से होते हुए। ठीक है, चलिए अब ज़रा कंसनट्रेशन देखते हैं। हम अभी कंसनट्रेशन पे गौर करेंगे वाटर के। मेम्ब्रेन के एक तरफ हमने प्योर वाटर फिल किया है, यहाँ पे ओनली वाटर ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और यहाँ वाटर के साथ सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा। अब आप ये बताइए कि किस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। ठीक है, ये लेवल है। अब आप ये बताइए कि किस और वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, यानी वाटर का कंसनट्रेशन कहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा है,
क्योंकि यहाँ ओनली प्योर वाटर प्रेजेंट है। अब प्योर वाटर है तो भाई सीधी सी बात है, वाटर ही प्रेजेंट होगा एवरीवेयर, वाटर के ही पार्टिकल हैं, एक तरह का ही वहाँ पे पार्टिकल होगा। तो दूसरी तरफ यहाँ वाटर के साथ सॉल्ट भी है। अगर वाटर के साथ सॉल्ट भी है तो भाई समझ लो कि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। तो ये रीज़न है हाई कंसंट्रेशन का और ये रीज़न है लो कंसंट्रेशन का। तब आप बताओ फिर कहाँ से कहाँ को फ्लो होगा वाटर? वाटर फ्लो होगा हाई कंसंट्रेशन के रीज़न से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल निकल कर इधर की ओर को जाने लगेंगे। यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ से होते हुए एचसीएम से होते हुए यहाँ को जाने लगेंगे। तो क्या होगा भाई, वाटर यहाँ को जाने लगेगा, तो इधर जो वाटर का लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ वाटर का जो लेवल है वो राइज होने लग जाएगा, तो इधर वाटर बढ़ने लग जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर आप डिफाइन करना चाहते हो ऑस्मोसिस को तो हम ये लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस माने अपने आप होने वाला, हम कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, वो अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। एसपीएम बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये तो है खास चीज़, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, या और क्या कह सकते हैं, ये प्योर वाटर है। वाटर जब प्योर हो है तो उसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं ना, सॉल्वेंट। प्योर वाटर सॉल्वेंट है। और यहाँ नमक मिला दिया तो भैया ये क्या बन गया? सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? ये सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइड ऑफ सॉल्वेंट टू द साइड ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं ऑस्मोसिस। ठीक है, उसको कहेंगे ऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर हो गया ना। तो ये प्रोसेस थी ऑस्मोसिस की। ठीक है, और हमने कल एक चीज़ और देखी थी, अगर जैसे हम प्योर वाटर है ना, ये तो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर है, अगर हम प्योर वाटर में किशमिश को डुबा देते हैं, डिप कर देते हैं, तो देखो अब कंसंट्रेशन देखो, अब बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है, तो पानी बाहर से अंदर की ओर जाएगा, है ना। इस किशमिश के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इस किशमिश में एक बारीक सी मेम्ब्रेन है जो अलाउ करती है वाटर को अंदर बाहर जाने के लिए। तो बाहर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किशमिश के अंदर जाएंगे और किशमिश क्या हो जाएगा? खाते पीते घर का हो जाएगा, यानी किशमिश फूल के बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी किशमिश को हम नमक पानी में डाल देंगे, अब ध्यान देना, अगर किशमिश को हम डाल देते हैं नमक पानी में, ठीक है, ये खाते पीते घर का किशमिश है, इसको डाल दिया हमने कहा नमक पानी में, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? अब बाहर तो सॉल्टी वाटर है ना, तो बाहर तो वाटर मॉलिक्यूल कम प्रेजेंट है, तो अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्योरिटी के साथ ज़्यादा प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, है ना। अगर आप पर यूनिट एरिया में वाटर देखें तो यहाँ ज़्यादा होगा, तो क्या होगा फिर? वाटर यहाँ से बाहर को आने लगेगा। कहाँ से? अंदर से वाटर बाहर को आने लगेगा। ठीक है, तो किसमें क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा ना, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। समझ गए? तो यही प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ और केसेस को देखते हैं। अब हम यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। एक है हाइपोटोनिक, दूसरा होगा हाइपरटोनिक और तीसरा होगा आइसोटोनिक। बहुत ध्यान से इनको समझिए। ये जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये सेल है, ठीक है, ये हमने कोई सेल रखी है, इस सेल को हमने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया। ध्यान देना, ये सेल है, सॉल्यूशन, सेल को हमने किसी सॉल्यूशन में डुबा कर रख दिया है। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये एक सॉल्यूशन हुआ करता है। अब आप ध्यान देना, सेल के केसेस, अगर ध्यान देना, अगर बाहर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, अगर सेल के बाहर, ये सेल के बाहर है ना जहाँ हमने सेल को डुबा के रखा है, अगर इस बाहर वाले रीजन में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, और बेटा सेल के इनसाइड, जो सेल के अंदर वाटर है, वहाँ वाटर कम हो गया है, तो कहाँ से कहाँ को फ्लो होता है? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ को स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा वाटर का। तो सोचो, क्या सेल फूलेगी या सेल श्रिंक होगी या सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना बेटा। ध्यान देना, सॉल्यूशन कौन सा है? हाइपोटोनिक, यानी कि जो सॉल्यूशन आपने लिया है, जहाँ पर आपने सेल को रखा है, ठीक है, उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो भैया वाटर यहाँ से अंदर की ओर जाने लगेगा, सेल की तरफ को जाएगा और सेल फूल जाएगी, पानी सेल के अंदर भरता जाएगा, फाइनली सेल फट जाती है। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि जिनमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है सेल के कंपैरिजन से, यानी कि ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन क्या है? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट माने बहुत पतला, यहाँ पानी का अमाउंट ज़्यादा हो गया है, हमने बहुत पानी रख दिया इसमें, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर ये बहुत डाइल्यूट है,
तो समझ लो यहाँ वाटर ज़्यादा होगा, तो देखो बाहर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, बाहर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं, और सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए हैं। तो हाई कंसंट्रेशन बाहर है, लो कंसंट्रेशन अंदर है, पानी बाहर से अंदर को जाएगा, कोशिश करेगा पानी की दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बराबर हो जाए, इसलिए तो फ्लो होता है, ताकि दोनों तरफ इक्वलिटी आ जाए, जितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस चाहता है कि उतने अंदर भी हो जाएं, तो यहाँ से फ्लो होने लगेगा। लेकिन फाइनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी, रस्ट हो जाएगी, और सेल हमारी डैमेज हो जाएगी, तो सेल फट जाती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत डाइल्यूट होता है, ठीक है, जो बहुत डाइल्यूट होता है, या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा होता है, दैट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अब हम आगे देख रहे हैं अगला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से देखना बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, खास बात आइसो मैंने क्या होता है आपने पढ़ा होगा, सिस्टम है ना बेटा, आइसो हाइट्स ऐसे पढ़ते होगे आप लोग, है ना। तो आइसो मैंने होता है इक्वल, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर होता है, यानी कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल आउटसाइड हैं बेटा उतने वाटर के मॉलिक्यूल इनसाइड भी होंगे। देखो दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो होना क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, तो यानी कि वाटर एंटर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, मेम्ब्रेन तो एक मेम्ब्रेन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं ना, मेम्ब्रेन के अंदर तो पानी आते रहेगा, तो होगा क्या, वाटर जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर, बाहर आते रहेगा, यानी कि मेम्ब्रेन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वाटर जाएगा आ जाएगा। देखो ऑस्मोसिस कभी स्टॉप नहीं होता, ध्यान देना, ऑस्मोसिस को आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, वो हमेशा होता रहेगा। ऐसा नहीं कि हम दोनों तरफ का इक्वल सोल्यूशन रख दिया तो इक्वल कंसनट्रेशन हो गया तो वाटर फ्लो नहीं होगा, वाटर फ्लो होगा तब भी, लेकिन रुकेगा नहीं, अंदर जाएगा और बाहर को आते रहेगा। इट मीन्स कि सेल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पर कंसंट्रेशन इक्वल होता है। देखो एक सॉल्यूशन है सेल के अंदर, अब ध्यान देना, आपको पता है ना सेल के अंदर तो फ्लूइड होते हैं, सेल के अंदर भी लिक्विड है, सेल के अंदर भी फ्लूइड है, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है, और हमने सेल को एक सॉल्यूशन में खुद रखा है। सेल के बाहर भी सॉल्यूशन है, तो देखो सेल के बाहर भी सॉल्यूशन है, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन बाहर वाटर है, अंदर भी वाटर प्लस कुछ अदर इसमें ऐड होंगे, ठीक है। ओवरऑल जब हम आइसोटोनिक की बात करेंगे तो जितना वाटर का मॉलिक्यूल, जितना कंसंट्रेशन वाटर का आउटसाइड है उतना ही कंसंट्रेशन वाटर का इनसाइड भी होगा। ऐसे केस में सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया ना बात, समझ रहे हैं ना। सेम कंसंट्रेशन हो रहा है अंदर और बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पहले वाले केस में क्या था भैया, बाहर वाटर ज़्यादा था, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, सेल फूल गई। तीसरा केस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान देना, तीसरा केस क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। अच्छा अब तीसरा केस देखते हैं। देखो तीसरा केस यहीं से स्टार्ट करते हैं। तीसरे केस में क्या है ना कि हमने सेल को रख दिया किसी सॉल्यूशन में, पानी प्लस है ना, कोई सॉल्यूशन हमने ले लिया, नमक पानी टाइप का कोई हल्का सॉल्यूशन, सेल को हमने रखा उस सॉल्यूशन के अंदर, डुबाकर सेल को रख दिया है, ठीक है। अभी क्या है, अब की बार तीसरा केस ये है कि भाई सेल के अंदर वाटर ज़्यादा हो गया है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर तो हमने पानी में नमक वगैरह मिला दिया है, तो बाहर तो वाटर के मॉलिक्यूल कम पड़ गए हैं ना, यानी कि अब वाटर कहाँ ज़्यादा हो गया है, अब वाटर सेल के अंदर, इनसाइड ऑफ द सेल वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन सेल के बाहर यहाँ वाटर का अमाउंट कम हो गया है। अब वाटर कहाँ से कहाँ को आएगा, अंदर से बाहर को निकलेंगे वाटर के मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि बाहर आपने बहुत ज़्यादा सॉल्टी बना दिया है, बाहर का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गया है, बहुत चीनी घोल दिया आपने बाहर के सोल्यूशन में, अब बाहर वाटर के मॉलिक्यूल कम पड़ गए हैं, तो क्या होगा, अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर को एग्जिट होंगे, बाहर को आएंगे। इस केस में सेल क्या होगी, याद है किसमिस वाला, जब किसमिस को नमक पानी में डाला था, सेम, ये किसमिस समझ लो, नमक पानी समझ लो, ठीक है, फुला हुआ किसमिस है, ये नमक पानी, तो किसमिस के अंदर से पानी बाहर को आएगा, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लड है, लिक्विड है, वाटर है, वो सब बाहर को निकल आएगा। सेल के हाल कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे माने सेल ये आपकी श्रिंक हो गई ना, पिचक गई ना सेल, ये सेल श्रिंक हो गई है। क्लियर हो गया ना बात, समझ में आ गई। तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर बैठ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप कहेंगे ये क्या था, ये जनरली ये प्लांट सेल उन्होंने लिया हुआ था, ये प्लांट की सेल थी। तो प्लांट सेल में बाहर से एक आउटर बॉडी और होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है, तो ये सेल वॉल है, सेल वॉल अंदर की सेल होती है ना बेटा, सेल को बचाने के लिए बाहर से एक कवर और होता है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल में नहीं होता, सेल वॉल। तो सेल वॉल काफ़ी एक सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है, काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज एक तरह का मटेरियल है जो प्लांट्स में बनता है, स्पेलिंग भी भूल जा रहे हैं हम भैया, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो सेलुलोज तो ऐसा रहेगा क्योंकि सेलुलोज ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो लेकिन इनसाइड जो वाटर है वो बाहर खींच जाएगा, तो अंदर जो प्लाज्मा वगैरह मेम्ब्रेन है वो सब श्रिंक हो जाएगा, तो ऐसा कंडीशन हो जाएगा इसका, समझ गए ना। तो तीन तरह के सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और क्या कहते हैं, हाइपो हाइपो आइसो,
ठीक है। तो देखो अब आप ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल को, कहाँ गया, ये है ना, अगर आप सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अगर आप किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, तो सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, इट मीन्स कि सेल के अंदर पानी भर जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर पानी भर जाएगा, सेल फूल जाती है हाइपोटोनिक में, ठीक है। हाइपोटोनिक में होता क्या है कि सेल के बाहर वाटर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर वाटर कम हो जाता है, तो बाहर से वाटर अंदर चला जाता है। तीसरा केस जो होगा वो होगा हाइपरटोनिक, हाइपर माने ज़्यादा, है ना, हाइपर हो जाना, हाइपर माने ज़्यादा हो जाना, अति हो गई मतलब यहाँ तो इधर क्या होगा, सेल के बाहर, ठीक है, वो सेल से बाहर वो वाटर को बाहर आ जाएगा। तो तीसरा केस ये था ना, तीसरा केस क्या था कि सेल के अंदर ज़्यादा पानी हो गया था, बाहर तो सॉल्टी हो गया ना, बाहर हमने बहुत सॉल्टी सोल्यूशन ले लिया, तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया, बाहर वाटर के मॉलिक्यूल कम पड़ गए, अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, तो अंदर से वाटर बाहर को आ गया, सेल श्रिंक हो जाएगी हाइपर के अंदर। अगर आप हाइपर में रखते हो सेल को, श्रिंक होती है, ठीक है, श्रिंक होती है। अगर आप सेल को आइसो में रखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप सेल को हाइपो में रखते हैं सेल फूल जाती है, याद रहेगा ना। हाँ चलिए वापस अपने सेल पे आते हैं। देखो अभी तक जो हम जिस सेल की हम बात कर रहे थे ना बेटा, वो थी आपकी एनिमल, वो थी एनिमल सेल थी, ठीक है, एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो आउटर लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ करती है, और ये मेम्ब्रेन परमेबल होती है, चीज़ों को आने जाने देती है अंदर बाहर, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर वगैरह इसके थ्रू डिफ्यूजन यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू आस पास आर पार जाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, नहीं प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के बाहर उधर क्या होगा, एक और लेयर होती है, और उसको हम बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेल वॉल। तो बेटा ये सेल वॉल होती है जो आपको दिख रही है बाहर से, एक आउटर एक्स्ट्रा कवर दिख रहा है आपको जो ना, ये आउटर कवर काहे का है, ये आउटर कवर है सेल वॉल का। सेल वॉल क्या करती है, अंदर की सेल को प्रोटेक्ट करती है, ये प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है ना, प्लांट सेल खुद को बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर रखते हैं, तो ये होती है सेल वॉल होती है, ठीक हो गया। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज की, किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये सेल को फटने से बचाएगी, देखा आपने कुछ देर पहले हमने वो सेल ब्रस्ट हो जाती हैं, तो ये सेल वॉल क्या करेगी, सेल के प्रेशर को मेंटेन रखेगी, सेल को फटने से बचाती है। क्लियर हो गया ना। हाँ तो भैया तुमको हम एक और फेनोमेना समझाते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं इस फेनोमेना को। प्लाज्मोलिसिस देखो होता क्या है, ये एक तरह से हम प्लांट सेल ले रहे हैं, ठीक है, ये कोई प्लांट सेल ली है हमने, देखो प्लांट सेल है, ठीक है, किसी प्लांट की। इस प्लांट सेल को हमने डाल दिया नमक पानी के सॉल्यूशन में। कहाँ डाल दिया, नमक पानी के सॉल्यूशन में। तो पता है ना जब आप सेल को नमक पानी में डालते हैं, सॉल्टी वाटर में डाल देते हैं, तो बाहर वाटर कम होगा, तो अंदर से वाटर बाहर को जाएगा, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड है बाहर निकल जाएगा, सेल पिचक जाएगी। तो देखो सेल की कंडीशन कैसे हो जाती है, ये और फाइनली जो सेल वॉल है और जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। सेल वॉल और मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो देखो सेल वॉल से छूटने लग जाएगा और फाइनली सेल ऐसी हो जाएगी, सेल के अंदर से लिक्विड बाहर को निकल गया ना, ठीक है। लेकिन जो ये प्लांट सेल है तो इसमें जो आउटर लेयर होती है वो तो किसकी, सेल वॉल की बनी होती है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होगी सेल वॉल की, तो सेल वॉल से प्लाज्मा अलग हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब 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 प्लांट सेल वाटर लूज कर देती है तो श्रिंक हो जाती है, इसी को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्लियर हो गया। एक माइनर सा डिफरेंस भी है, सेल वॉल और प्लाज्मा में क्या क्या डिफरेंस होता है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो है, जो आपकी सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है बेसिकली, और इधर जो है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है, लिपिड प्रोटीन से। चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल पार्टी की बात करेंगे सेल के, वो है न्यूक्लियस। ब्रेन है सेल का, सेल का ब्रेन है, ठीक है, सेल की फंक्शनिंग सारी मेंटेन यही रखने वाला है, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटी को ये मेंटेन रखे, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ ये हेडक्वार्टर ऑफ द सेल है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, देखो हम जनरली सेल बना रहे थे, ये सेल का हमने न्यूक्लियस दिखाया था अंदर छोटा सा, ये कुछ अदर ऑर्गन है, यानी कि छोटे छोटे और ऑर्गन है सेल के अंदर, और एक लिक्विड को कवर करते हुए मेम्ब्रेन थी बाहर की, ठीक है ना। तीन पार्ट हुआ करते ना, सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म में एक जेली लाइक लिक्विड, और ए न्यूक्लियस, ठीक है। इसी न्यूक्लियस की हम बात करने वाले हैं, न्यूक्लियस इनसाइड द
इनसाइड द क्या साइटोप्लाज्म है ना, तो इसके अंदर होगा। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो सब आपने ध्यान देने हैं, ठीक है। देखो न्यूक्लियस जैसे सेल को कवर करने के लिए, देखो ये सेल जो थी ना, सेल के ऑर्गन थे, उनको कवर करने के लिए एक आउटर लेयर होती है, इसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था। तो इसी तरह से न्यूक्लियस को भी कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होगी, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। पहली बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ध्यान देना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल सिंपली इसको भी हम डीएनए बोल देते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल को फिलहाल, ठीक है। हाँ, तीसरा जो होता है इसमें होता है भैया न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब कुछ कुछ समझ रहे होंगे ना, आपने अभी साइटोप्लाज्म पढ़ा था ना, एक लिक्विड होता है सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है। अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक तरह का लिक्विड फिल होगा जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म की तरह होता है, एक तरह का साइटोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सिमिलर है उस तरह का, समझ गए ना। और जो चौथा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हम पढ़ने देखने वाले हैं वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये बेसिकली आरएनए बनाता है, ठीक है, आरएनए फॉर्म करेगा न्यूक्लियोलस, आरएनए प्लस प्रोटीन को बोल देते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक हो गया ना। ये चारों पार्ट जो आप देख रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग है, सब अपने अपने रोल में फिट है। तो चलिए अब हम जरा सा न्यूक्लियस के अंदर की यात्रा करके आते हैं, न्यूक्लियस कैसा दिखता है। देखो न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जो मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर होती है, ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। देखो डबल मेम्ब्रेन है, कवर है, और बीच बीच में होल्स होते हैं। होल्स क्यों होते हैं, मटेरियल के एक्सचेंज होने के लिए, अंदर बाहर यहाँ से मटेरियल आ जा सकता है, खिड़कियाँ रोशनदान बने हुए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर देखो ये जो आपको एक जेली लाइक लिक्विड दिख रहा होगा पूरे में फैला हुआ, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और ये थ्रेड जैसे दिख रहे हैं आपको ना, थ्रेड जैसे क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन ये आपका जेनेटिक मटेरियल से जुड़ा हुआ पार्ट है क्रोमेटिन। और ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। आई बात समझ में ना। ये न्यूक्लियर पोर है, यानी कि यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ से होते हुए जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये जो आपको न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियोलस किसी भी सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये किसी बिना मेम्ब्रेन का ही हुआ करते हैं, इसमें कोई आउटर लेयर नहीं होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस किसी भी सेल के अंदर एक से ज़्यादा, एक न्यूक्लियोलस तो किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये रिच है प्रोटीन और आरएनए में, ठीक है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। आरएनए बोले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और ये एक्ट करता है साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर आपका राइबोसोम फॉर्मेशन होगा, ठीक है, राइबोसोम बनते हैं यहाँ पे। और इसलिए इसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं, ध्यान देना, इसे बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, की यहाँ पे राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। और राइबोसोम क्या करता है भैया, राइबोसोम हेल्प करता है, ठीक है, राइबोसोम हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस करने में साइटोप्लाज्म में। देखो यहाँ देखना, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका राइबोसोम बनेगा, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा, ठीक है। और ये राइबोसोम हेल्प करता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने में, यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा कहाँ जाके, साइटोप्लाज्म में जाकर के, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम बनेगा और वहाँ से बाहर जाएगा और बाहर जाके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, क्लियर है ना। ठीक हो गया भैया। और अब रह गया क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के इनसाइड, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्रोमोजोम मटेरियल होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोजोम जो इंटरवाइंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, और यही क्या फॉर्म करते हैं, आपका जेनेटिक। ये समझ लीजिए कि ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सब डीएनए का बना हुआ है, डीएनए एक तरह का जेनेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसके अंदर एक कोड की फॉर्म पे इंफॉर्मेशन
समझ लो कि कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ होगा। डीएनए प्लस प्रोटीन, बस आपको याद रखना है कि ये बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन से बना है, ठीक है। तो भैया अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, वो है साइटोप्लाज्म। बेटा सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि जेली लाइक लिक्विड, ठीक है। साइटो जेली लाइक प्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर जो काम करने के लिए छोटे छोटे अदर ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, हार्ट है ना, ब्रेन है, उसी तरह से सेल के अंदर भी ऑर्गन होते हैं जो सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारे ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक लिक्विड के अंदर सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट कंटेन्स ऑल सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म, it is a jelly like liquid inside the cell and it contains all cell organelles, सारे सेल ऑर्गेनल्स माने होता है स्मॉल ऑर्गन, छोटे छोटे ऑर्गन्स को ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होते हैं। और खास बात क्या होती है कि ना, जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें बहुत सारा माल मसाला होता है। माल मसाला बोले तो रॉ मटेरियल, सेल को जो जो चाहिए होता है ना, काम की चीज़ें, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन होती है 64%, कार्बन होगा 18%, हाइड्रोजन 10% है ना, नाइट्रोजन 0.3% एंड 0.5% इसके अंदर कुछ ट्रेस एलिमेंट, यानी कि जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बहुत ही माइक्रो, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम एटसेट्रा, जैसे कुछ सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है सेल को, सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। समझिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो समझिए साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है वो ये होगा कि भैया साइटोप्लाज्म एक स्टोर है, स्टोर करके रखता है बहुत सारे केमिकल्स को, ऐसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन वगैरह 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 को, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी केमिकल प्रोसेस भी होती हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म को, देखो भाई इनसाइड तो न्यूक्लियस है ना भैया, ये तो हमने न्यूक्लियस बोल दिया, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म, है ना। द पार्ट ऑफ सेल विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियस, इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है ना। न्यूक्लियर एनवलप है ना, न्यूक्लियर को कवर करने वाली जो लेयर है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस की बाहर की लेयर है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर की लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी ये मटेरियल यहाँ पे जो भी है मसाला भरा हुआ है, सब क्या साइटोप्लाज्म है, ठीक। हाँ भाई, अब हम एक बहुत ही गजब की चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियस आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेल होती है, उसको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। न्यूक्लियस के बेस पे ध्यान देना, ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बेस पे हम सेल को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। न्यूक्लियस के बेस पर हम सेल को दो दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। एक तो वो सेल होती है ना जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, जिसका न्यूक्लियस आधा अधूरा है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि न्यूक्लियस ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, जिसमें एडवांस न्यूक्लियस है, आजकल का न्यूक्लियस है, मॉडर्न न्यूक्लियस, ठीक है, उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो दो तरह का सेल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के बेस पर, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। इसका मीन समझिए पहले। प्रो माने होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पहले वाला, पुराना वाला, जो डेवलप नहीं हुआ है, पुरानी सेल, ठीक है, ये होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि पुराना न्यूक्लियस। यू माने होता है ट्रू, ठीक है, ट्रू मतलब रियल में जो न्यूक्लियस डेवलप्ड है पूरा, ठीक है। कैरियोन्स फिर बाकी आपका वो न्यूक्लियस ही हो गया, कैरियोटिक यानी कैरियोन न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव है और वो ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल है, ठीक है। तो और क्या क्या खास बात होती है भैया, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो स्मॉल साइज की होती है, यानी कि सेल का साइज जनरली स्मॉल होता है, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर, ये बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है, माइक्रोमीटर साइज को मेजर करने की।
लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, वो होता है 5 से 100 तक का, यानी कि 5 to 100 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है। ठीक है। हाँ, तीसरी बात, पहली बात तो ये साइज की हो गई भैया। दूसरी बात जो है वो ये है कि ठीक है, जो स्टार्ट में, जो धरती की शुरुआत में जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए थे ना, बैक्टीरिया वगैरह 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 वगैरह, पुराने पुराने बैक्टीरिया हुआ करते थे, तो उस वक्त जो सेल प्रेजेंट थी वो ये है। ठीक है। बाद में यही सेल डेवलप होते होते फिर यूकैरियोटिक में चेंज हुई, तो फिर यूकैरियोटिक इसी से एडवांस तरह का फॉर्म जो है वो बन गया। ठीक है। दूसरी बात, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, अभी आपने न्यूक्लियस पढ़ा था ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल वाला एरिया होगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस कह देते हैं, सॉरी न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। यानी इनके लिए न्यूक्लियस का काम कौन करता है? न्यूक्लियोइड ही करता है। अभी आपको दिखाएंगे इमेज में न्यूक्लियोइड कैसा होता है। ठीक है। तो इनके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ध्यान देना, इनके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड कह देते हैं, यानी कि जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर सेंटर में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कह देंगे। ठीक है। और इस न्यूक्लियोइड के बाहर से कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है। अब आपने देखा ना, न्यूक्लियस के बाहर तो मेम्ब्रेन हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब भैया इनके पास तो बढ़िया अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर बाहर से जो है मेम्ब्रेन भी हुआ करती है इनमें, यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है। अब तीसरा, आपको एक और बात पता थी ना, इनके अंदर न्यूक्लियस में एक कुछ खास चीज़ हुआ करती थी, याद है? न्यूक्लियोलस। क्या हुआ करता था? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस याद है? न्यूक्लियोलस, आगे देख लेना, न्यूक्लियोलस। इनमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है। ठीक है, इनमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है। और तीसरी बात, जो देखो, जो सेल के अंदर जो अदर भी तो ऑर्गन होते हैं ना, आपने नाम सुना होगा ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं होती। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बाउंड, जो 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 मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन होती है ना, जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें अब्सेंट होते हैं, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह इसके पास नहीं होते हैं, और इसके पास ऐसे सारे ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, या गोल्जी एपरेटस, ये इसके पास नहीं होते। लेकिन जो ये वाली सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, इसमें वो सब चीज़ें होती हैं, सब माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि ऐसे कोई भी ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं वो यहाँ होते हैं। ठीक है ना। यहाँ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद मेम्ब्रेन होती है, साइज बड़ा होता है, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह अदर ऑर्गेनल होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, ये तो फ़र्क है। ठीक है। और बेसिकली ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, ये धरती की शुरुआत में जो है ना, जो ऑर्गेनिज्म आए थे ना, जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया की शुरुआत में जो बने थे, उनमें हुआ करती थी प्रिमिटिव सेल, पुरानी सेल ना। तो जो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कीड़े, है ना, समझ रहे हो ना, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, और जो तो जो भी बैक्टीरिया फैमिली है, जैसे कि बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं, और आपके साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि जिनको हम पहले जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, वो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, वो जो अदर होते हैं, जो अमीबा वगैरह होते हैं, वो इधर नहीं होते, वो इधर ही होते हैं। ठीक है, उनके पास ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको हम यहीं रखते हैं, केवल बैक्टीरिया, बस बैक्टीरिया। ठीक है। वायरस को तो खैर यहाँ कहीं से भी हमने बाहर ही रखा है, बस बैक्टीरिया यहाँ पे आएंगे, और बाकी जो अदर अमीबा वगैरह होते हैं वो सब फिर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान देना, इनमें जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, यानी कि डीएनए कहीं कवर ओवर नहीं रहता है। ठीक है, नेक्ड डीएनए होता है यहाँ पे। एक और बात ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो केवल बैक्टीरियाओं में ही होती है, केवल बैक्टीरियाज के पास ही प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और जो जो भी हमारे अमीबा, पैरामीशियम, प्लांट एनिमल्स होते हैं, उन सब में क्या होती है? फंजाई वंजाई में सारे में यूकैरियोटिक ही हुआ करती है। क्लियर है ना। चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें देखो यहाँ पर एक, जो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो होता नहीं यहाँ पे, लेकिन जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हमने न्यूक्लियोइड रीजन बोल दिया। ठीक है, ये है। और इसमें जो बेसिकली जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो सब प्रेजेंट नहीं हुआ करते हैं, डेवलप न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा जो ये हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, तो उसके अंदर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्जी एपरेटस वगैरह, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और बाकी सारे ऑर्गेनल्स हैं इसके पास। और जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन से भी घिरा रहता है, कवर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है। देखो न्यूक्लियर एनवलप लिखा है ना, न्यूक्लियर एनवलप, इसको कवर करने वाला लेयर होता है यहाँ पे। ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड होता है कम्प्लीटली। ठीक है ना, डेवलप न्यूक्लियस होता है इसके पास। ठीक। हाँ, तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग ऑर्गन होते हैं,
देखने के लिए आँखें होती हैं, सूंघने के लिए नाक होती है ना, ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं, पंपिंग के लिए हार्ट होता है, फिल्ट्रेशन के लिए किडनीज होती हैं, है ना। तो इस एंजाइम सेक्रेशन के लिए लिवर होता है। तो इसी तरह से जो है सेल के भी अंदर वर्क डिवाइड होता है ना। उसके अंदर भी भाई डिपार्टमेंट बने हैं कि भाई एक पावर हाउस बना दिया, बोला कि भाई तेरा काम क्या है कि तुम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, है ना। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो इस तरह से सेल के अंदर ऑर्गन होते हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ऑर्गेनल, ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर जो फंक्शन करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये कई तरह के होते हैं जिनमें से हम कुछ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो किसी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, बिना एनर्जी के काम तो होता नहीं है। अगर सेल को वर्किंग करनी है, सेल को काम करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, ठीक है। तो सिंगुलर क्या है? सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल वर्ड है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो, ठीक है, प्लूरल हो गया, माइटोकॉन्ड्रियन। तो क्या कहा फिर हमने? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल के लिए पावर हाउस का काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिससे कि एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग शेप के होते हैं, शेप फिक्स नहीं होता, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, रॉड जैसे भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है ना। साइज जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काफ़ी छोटा होता है, लगभग 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के आसपास तक का इसका साइज वेरी करता है। बहुत छोटे 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 माइटोकॉन्ड्रिया जो है होते हैं, ठीक है। और काम समझ ही गए होगे ना। तो इसका काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा भी हो सकते हैं सेल के अंदर, कम भी हो सकते हैं। अगर सेल को लग रहा है कि भाई उसको बहुत काम करना है, सेल को लगता है कि वो बहुत काम करती है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। अगर लगता है कि सेल काम नहीं कर रही ज़्यादा, सेल आराम में है, रेस्ट में है सेल, तो फिर लगता है कि यार हाँ माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे हमारे हाथ वगैरह में जो सेल होती हैं, है ना। जैसे हमारे एग्जांपल लेते हैं हार्ट का, है ना। हमारे हार्ट में जो सेल होती हैं, हमारा जो हृदय है ना, मतलब हार्ट है जो, तो जो हार्ट मसल सेल होती हैं उनको, मतलब हार्ट तो ऐसा ऑर्गन है जो कभी रुकता ही नहीं है ना। अगर हार्ट रुक गया तो सब रुक जाएगा ना। तो हमारा हार्ट कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू वर्किंग करता है। तो जो हमारी हार्ट मसल सेल होती है ना, वो उनके उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करनी है, बहुत उनको एनर्जी बना के रखनी है ना। और ऐसे हमारे जो स्केलेटन मसल सेल होती हैं, है ना, स्केलेटन मसल सेल, जिनको कि इतना बड़ा बॉडी को हमारी खड़ा रखना है, संभालना है, तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। अगर आपको टॉर्च देर तक जलानी है, ज़्यादा टॉर्च जलानी है, ज़्यादा उजाला चाहिए, तो सेल ज़्यादा भरने पड़ेंगे ना। तो ऐसा ही कुछ होता है ना। जल्दी खाना पकाना है तो आग तेज करनी पड़ेगी, और आग तेज करने के लिए लकड़ियाँ ज़्यादा लगेंगी, समझ रहे हो। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। चलिए जरा सा माइटोकॉन्ड्रिया का हम व्यू ले लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी गजब की चीज़ होती है। देखो गजब की चीज़ क्यों होती है ना, इसमें इसके बाद राइबोसोम भी होता है, ठीक है। इसके बाद दो दो तो मेम्ब्रेन होती हैं। देखो एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है ना आपको, बाहर वाली मेम्ब्रेन, बाहर से कवर है, ठीक है ना। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर फिर एक और मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अंदर भी मेम्ब्रेन, बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। इसके पास अपना डीएनए होता है, इसको किसी की जरूरत ही नहीं होती है। इसके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम खुद है, इसके अंदर अपना छोटा मोटा सेटअप सब उसने संभाल रखा है, ठीक है ना। मोस्टली ये अपना अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है काफ़ी हद तक का। अलग अलग शेप के भी होते हैं, रॉड शेप, वैसे 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 वैसे, ठीक है। अब क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसके बाद डीएनए है, इसके बाद राइबोसोम भी होते हैं, इसके बाद राइबोसोम अगर डीएनए है, ठीक है, राइबोसोम होता है, डीएनए है, आरएनए है, तो अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। यानी कि अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपने लिए जो जरूरी प्रोटीन होता है वो खुद ही बना सकता है, ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करती है, जैसे संतरे का छिलका होता है ना बाहर से, तो उस तरह से ये क्या करती है, खुद को प्रोटेक्ट करती है। फिर एक इनर लेयर होती है अंदर से, ठीक है, ये इनर लेयर होगी आपकी अंदर वाली होगी, ठीक है। इनर सर्फेस भी होता है, ये थोड़ा फोल्डेड होता है, फोल्डेड बने थोड़ा मुड़ा मुड़ा सा, मुड़ा मुड़ा सा, मुड़ा मुड़ा सा, इस तरह का सरफेस होता है, ठीक है। फोल्डेड होने का रीज़न क्या होता है ना, अगर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बने कि लैंडिंग करने के लिए, समझ लो लैंडिंग करने के लिए जगह ज़्यादा बच जाएगी ना, तो गड्ढा हो जाएगा। तो फोल्डेड होने से क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो है ना सरफेस एरिया ग्रेटर हो जाता है, ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, और ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एटीपी बन सकेंगे,
जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे उतनी जल्दी जो है एटीपी बनाएगा। यानी कि सरफेस एरिया के ज़्यादा होने से ना, फोल्डेड होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को बैठने की जगह मिल जाएगी, और इससे क्या होगा कि भाई एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को ये फॉर्म करेगा। आ रही बात समझ में ना, ये एटीपी को फॉर्म करता है। जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो फोल्डेड है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, फोल्डेड है। इसको बोलते हैं क्रिस्टे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टे, ठीक है। ये क्रिस्टे, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टे होती हैं, ठीक है। और क्रिस्टे का काम क्या होता है, एनर्जी फॉर्म करने में हेल्प करती है, एनर्जी फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है ना बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया किन में नहीं होता है, आपने देखा था ना वो कुछ देर पहले हमने सेल पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी, किससे होती है, बैक्टीरिया में हुआ करती थी। तो इट मीन्स क्या है कि भैया जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया के अंदर ये जो बैक्टीरिया के अंदर क्या बोले, बैक्टीरिया के अंदर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होते हैं। और जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं मैमल्स के अंदर, है ना, मैमल्स में जो आरबीसी होती हैं उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हाँ, और दूसरी बात क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि सेल के अंदर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा, हाँ, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, की माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन करेगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को खींचते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को खींचते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन करेंगे, और उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, CO2 और वाटर बनेगा, CO2 को बाहर फेंक देगा, वाटर को बाहर फेंक देगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान देना, एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये क्या करता है, ऑक्सीजन को खींचेगा, और अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जो फैट प्रेजेंट होता है, यानी कि जो लिपिड होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। उससे CO2 और H2 निकलेंगे, यानी कि CO2 वाटर को बाहर फेंकना है, और क्या करना है, और जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, मॉलिक्यूल टूटेंगे, एनर्जी बनेगी, और जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी का मतलब उस एनर्जी का जो कुछ पार्ट है ना, वो खर्च होता है ATP बनाने में। ATP, एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADENOSINE, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ये समझ गए कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ATP फॉर्म करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह प्रोसेस होती है, और उससे ATP बनता है, और ATP का यूज होता है एनर्जी के लिए, एनर्जी, है ना। जब आपको कुछ चाहिए होता है ना, सामान चाहिए होता है, तो क्या करते, पैसा खर्च करते हो ना, करेंसी चाहिए ना आपको सामान के लिए, तो यहाँ एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ATP चाहिए, तो ATP क्या हो गया, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं ATP को, एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करियर कहते हैं इसको, ठीक है। ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, ये एनर्जी करेंसी का काम करता है। अरे बात समझ में ना, एनर्जी फॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो ATP की फॉर्म पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसको सेल यूज करती है, ये ATP है ना, इसके ATP की कॉम्बिनेशन वगैरह से जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, स्टोर होगी ATP की फॉर्म पे, वो सेल अपना काम में उसको यूज कर लेगी, है ना। और बेटा जो ATP से एनर्जी निकलती है ना, वो बहुत सारे काम आती है, वो किस किस काम में आती है, ATP से जो एनर्जी निकलती है ना, वो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड की सिंथेसिस करने में आते हैं, DNA के रेप्लिकेशन में काम आती है, ठीक है ना। रेप्लिकेशन माने DNA क्या करता है, अपने ऐसा DNA और बना देता है, ठीक है, अपने ऐसा अपनी फोटोकॉपी बना देगा, मतलब अपने ऐसा जैसा फोटोकॉपी करते हैं ना मशीन में, हमने पेपर रखा उसकी फोटोकॉपी निकल के आ जाती है, तो ठीक है, ऐसे DNA भी क्या करते हैं, अपनी फोटोकॉपी बना सकते हैं, अपने ऐसा DNA बना देंगे सेम कॉपी, ठीक है, अपनी फोटोकॉपी कर देते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह के साथ केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती हैं। और जो मैकेनिकल वर्क होता है ना, हम कहीं को देखते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, है ना, उनमें कंट्रक्शन आता है, ठीक है ना, मूवमेंट होता है, तो उस सब के लिए हमको जो है एनर्जी चाहिए होती है, उस सब के लिए, तो वो एनर्जी उधर से आती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, और लाइट वगैरह के साथ हम डील करते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनमें करंट पैदा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक ईल होती है, करंट मारती है ना। और कुछ जैसे फायर फ्लाइज होती है ना, जो जलते हुए जुगनू देखिए ना, उनमें लाइट जलती है ना, वो अपनी बत्ती लेके जलते हैं साथ में, तो इस तरह की जो हरकतें करते हैं, मतलब ये ऑर्गन है ना, ऑर्गेनिज्म, तो उनके लिए इस तरह से एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से प्रोड्यूस होती है, ठीक। ओफो, तो आई होप कि आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा ऑर्गेनल पढ़ने वाला है, पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है, जो सेकंड ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इतना भयानक नाम तो हम ले नहीं पाएंगे, तो उसको शॉर्ट में ER कह देते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER। देखो इसका क्या काम है, क्या स्ट्रक्चर। हाँ, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है भैया। ये सपोज करो ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो बाहर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में क्या साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो इसी साइटोप्लाज्म में जो है ना एक कनेक्टिंग पार्ट होता है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक्सचेंज वगैरह कराता है, हेल्प करता है चीज़ों को ले जाने में। तो एक तरफ से इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया बनाना इसको, कैसे होते हैं इस तरह के, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है आप सेल के डायग्राम में देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, ठीक है। बन नहीं पा रहे हैं, समझ सकते हो फीलिंग किस तरह के होते हैं, ठीक है। थोड़ा ठीक बन रहा है अभी ना। तो ये आपके इस तरह से कनेक्ट करने के लिए यही होते हैं भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। इन्हीं को, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इन्हीं को बोलते हैं ER, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये इस तरह का अटपटा सा राक्षस जैसा नाम क्यों पड़ गया इसका, रेटिकुलम। देखो रेटिकुलम एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है नेट लाइक। नेट लाइक